जय सियाराम प्यारे बच्चों। वेलकम टू सियाराम ई लर्निंग वंस अगेन। और आज के लेक्चर में हम मुख्य रूप से यूजीसी पेपर फर्स्ट की रणनीति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक हैं या कौन कौन सी यूनिट हैं जिसमें से क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि कंपलसरी पेपर है सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए या सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए। पेपर फर्स्ट जो यूजीसी नेट और जेआरएफ का होता है, जिसको एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और वो 50 क्वेश्चन 10 विभिन्न प्रकार के यूनिट से पूछे जाते हैं। एक यूनिट से अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक थे इनके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था। तो आज मुख्यतः हम लोग यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं कि आज हमको यह चर्चा करना है कि वो 10 यूनिट के जो टॉपिक हैं उनका अध्ययन या उनका अध्ययन का क्रम कैसा होना चाहिए, या उसमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका नेचर कैसा होता है या उनका प्रकृति कैसा होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो आपका पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर हम इस पूरे फर्स्ट पेपर के सिलेबस को थोड़ा सा कैटेगराइज करने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि पूरे सिलेबस में दो प्रकार के यूनिट आपके हैं। एक तो थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें आप आसानी से रीडिंग करके या उसको पढ़ के या उस पर प्रैक्टिस करके आप उसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है थोड़ा कैलकुलेटिव्स, या फिर कह सकते हैं वो थोड़ा मैथमेटिक्स से रिलेटेड है या रीजनिंग से रिलेटेड है। तो अगर इन दोनों चैप्टर को हम अलग अलग करके या एनालिसिस करने का प्रयास करें कि कहाँ से हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और कहाँ से हम ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही कर सकते हैं। तो जो पहला यूनिट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जो दूसरा यूनिट है आपका वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। पहला टीचिंग यानी शिक्षण अभियोग्यता शिक्षण और दूसरा रिसर्च आपका यानी कि शोध। अब ये दोनों यूनिट जो है दोनों यूनिट से अगर आप देखेंगे तो दोनों यूनिट से आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, जितना कि इतने साल से हम करते आ रहे हैं और स्टूडेंट्स का हम देखते आ रहे हैं, तो इससे पूछे जाने वाले जो 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो पाँचों क्वेश्चन का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चारों ऑप्शंस या चारों कह सकते हैं जो ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। हालांकि एक जैसे नहीं होते हैं क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो जिसकी थिंकिंग जिस जैसी होगी, जिसकी सोच जैसी होगी, उसको उस प्रकार का ऑप्शन वो सही लगेगा। इस प्रकार से थिंकिंग को बेस बनाकर ही इसमें ऑप्शंस बनाए जाते हैं या इसमें क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं कि किस व्यक्ति का या किस स्टूडेंट का क्या सोच है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि पांचों क्वेश्चन आप यहाँ से पूर्ण रूप तरीके से आप सही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस सेक्शन पे हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस पे हम लोग उतना समय नहीं देंगे जिससे हमारे दूसरी यूनिट के चैप्टर्स या दूसरी यूनिट के जो क्वेश्चन है उसकी तैयारी पर प्रभाव पड़े। क्योंकि कुछ ऐसे यूनिट आपको दिए गए हैं यहाँ पर जहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो वहाँ से आप 5 के 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे उस यूनिट का नाम है आपका, जो पहला यूनिट आपका इस तरीके का है वो है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। जिस बच्चे का मैथमेटिक्स थोड़ा सही है वह यहाँ से आसानी से क्वेश्चन सही कर सकते हैं 5 के 5। जिनका नहीं भी सही है उसका हम सही करवा देंगे, क्योंकि इसमें पूरी मैथमेटिक्स आपसे नहीं पूछी जाती है। ठीक, उसके बाद जो दूसरा आपका इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि यूनिट है वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल रीजनिंग से भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत ही सिंपल्स होते हैं। इसमें भी अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, 1 महीने की प्रैक्टिस से आप ये दोनों सेक्शन से आराम से 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। थर्ड जो चैप्टर आपका होगा वो होगा डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन यानी आंकड़ों का विश्लेषण। अगर आपके ये दोनों पार्ट्स तैयार हैं, लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग,
यानी कि लॉजिकल रीजनिंग मान लीजिए अगर छोड़ भी दें तो मैथमेटिकल रीजनिंग से कुछ चैप्टर्स होते हैं, जैसे परसेंटेज होता है, एवरेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो चैप्टर्स होते हैं, अगर ये चैप्टर्स आपके तैयार होते हैं तो ये 5 क्वेश्चन तो तैयार होते ही होते हैं। उसी मेहनत में आपके डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन के भी 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। हालांकि डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि इसमें आपको डाटा को इंटरप्रिटेट करना पड़ता है, आंकड़ों का विश्लेषण करना होता है। जब तक आप आंकड़ों का विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक आप इन चीज़ों का प्रयोग यानी उसको कैलकुलेट करने का काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो थोड़ा सा अलग सेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको सीखे रहेंगे, इस पे जो मेहनत करेंगे वो आपका यहाँ भी काम आने वाला है, यानी डीआई में भी काम आने वाला है। तो यहाँ से आप अगर थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो 5 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हैं, यानी 15 क्वेश्चन आपका सही हो जाना है। यानी कि इसका क्या मतलब है, हमको ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, जहाँ से 100% क्वेश्चन सही होने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा समय देते हैं तो यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है या कोई फिक्स नहीं है कि आप 100% पाँचों क्वेश्चन सही कर लेंगे, अर्थात 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर मेहनत करते हैं तो 100% है कि ये 15 क्वेश्चन आपके सही होने वाले हैं और 15 क्वेश्चन आप एग्जैक्टली सही करके आएंगे। अच्छा, और कहाँ से आप 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, किस सेक्शन से? एक सेक्शन है आपका बोध का, बोध यानी जिसको आप लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जिसको आप लोग जनरली बोलते हैं कि भाई पैसेज वाला क्वेश्चन है ना, पैसेज दिया रहता है, यानी कि पैराग्राफ दिए होते हैं, 2-3 पैराग्राफ में किसी टॉपिक के बारे में बात की गई रहती है और उस टॉपिक से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। हालांकि ये देखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का जो 5 क्वेश्चन करके आते हैं उनका 2-3 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। करके आएंगे तो आपको लगेगा हम तो सही करके आए, हमारा सही था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नंबर्स आपके कम आते हैं। देखने में ये बहुत आसान लगता है, सोचने में भी बहुत आसान है कि पैसेज दिया है, पैसेज पढ़ के नीचे आपका उसी का आंसर देना है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का नाम पैसेज नहीं है कि आपको पैसेज पढ़ के आंसर देना है। इस जो यूनिट का नाम है वो है बोध। बोध यानी कि जो पैसेज दिया है वो किसके बारे में, इसका बोध आपको होना चाहिए। जब तक आप उस पैसेज का मतलब नहीं समझ लेते, उस पैसेज का उद्देश्य नहीं समझ लेते, उस पैसेज में दी गई बातों को नहीं समझ लेते, तब तक आप सही आंसर देने के योग्य नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब ये हम लोग कंप्रेंशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इतना हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो कुछ छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखकर यहाँ से 5 के 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि टोटल आपके 5, इधर अगर हम लिखें तो 5, 5, 5 और 5, टोटल नंबर आप क्वेश्चन हो गए 20, यानी कि 20 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अभी हम आपको ये भूमिका बना रहे हैं कि हम फर्स्ट पेपर में कितना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, इसमें एक टॉपिक है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंटरनेट से संबंधित या फिर कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान आप किन किन माध्यमों से करते हैं, या फिर कम्युनिकेशन या संचार आप किन किन माध्यमों से करते हैं, उन सब के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वर्तमान समय में आप देखें तो सूचनाओं के आदान प्रदान करने का जो सबसे बड़ा साधन है वो आपका कंप्यूटर ही है, या फिर आप कह सकते हैं मोबाइल है। तो ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसके पहले संचार के जो साधन हो चुके हैं, जैसे मान लीजिए रेडियो हो गया, वर्तमान समय में टेलीविज़न हो गया, या फिर पत्र व्यवहार भी हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हुए हम लोग आज के समय में संचार के लिए या कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस इसका नहीं है, इसलिए यहाँ से अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें 2-3 क्वेश्चन तो आपके फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो शब्द संक्षिप्तियाँ हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है, उसको अगर आप याद कर लेते हैं तो वहाँ से 2 क्वेश्चन से हो जाता है, बाकी के क्वेश्चन इसके थ्योरी वाले पार्ट से कंप्लीट हो जाएगा।
क्योंकि इसका थ्योरी वाला पार्ट भी कंसेप्चुअल है, इसमें आपको वह कह सकते हैं डाइवर्ट नहीं कर सकता। आपकी सोच या किसी भी की सोच जो उसमें लिखा है वही पढ़ेंगे, वही आएगा। तो यहाँ से भी आप अगर मेहनत करते हैं तो 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं आईसीटी से। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है जहाँ पर आपका कमांड है, यानी ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट है या भूगोल वाले छात्र है, उनके लिए एक टॉपिक है इसमें जिसका नाम है पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, लोग विकास और पर्यावरण, लोग विकास और पर्यावरण। तो मेनली इस सेक्शन से पर्यावरण से ही संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पर्यावरण पर लोगों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और किसी देश या किसी क्षेत्र के विकास पर या किसी राज्य के विकास पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में या इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो ज्योग्राफी वाले जो स्टूडेंट है यानी भूगोल पढ़ने वाले जो छात्र हैं, वो पर्यावरण के बारे में शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं जब से वो ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किए हैं। तो उनके लिए ये सेक्शन आसान हो जाता है अगर वो थोड़ा सा भी इस पर मेहनत करते हैं। उसी को बस हम लोग रिलेट कर देंगे, इन्वायरमेंट के बारे में आप लोग पढ़े हैं, बस इन्वायरमेंट को हम लोग रिलेट करेंगे लोगों से और विकास से। जब हम लोगों से और विकास से इसको रिलेट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा समाप्त, आप आसानी से इसकी यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप 5 छोड़िए 4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 5 के जगह पर 4 ही क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन गलत कर लेते हैं तब भी कोई बात नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट है 1 2 3 4 5 एंड 6, और 2 आपने इधर लिखे 6 to 8। अभी आपके 2 यूनिट और बचे हैं। 2 यूनिट कौन कौन से हैं? जो आपका इस साइड में तीसरा यूनिट आएगा वो आएगा संप्रेषण, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। संप्रेषण भी अगर आप देखें तो इन्हीं दोनों के जैसा चैप्टर है, यानी कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि संचार कैसा होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि लोगों से विचारों का आदान प्रदान किस तरीके से करना चाहिए, उसी को हम लोग संप्रेषण बोलते हैं। विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। तो इसके लिए भी अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग विचार दिए गए हैं। तो यहाँ से भी आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। जनरली अगर आप लोग देखते आए होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर दिए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग का फर्स्ट पेपर में 20 से 22 या 25 क्वेश्चन सही होने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग मेरी रणनीति से चलेंगे तो आप लोगों का 30, 35 या 40 क्वेश्चन तक सही होने की संभावना होगी। इसीलिए आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं और जहाँ कहा जा रहा है वहीं पर मेहनत करने का प्रयास करिए। हाँ, जिसका मैथमेटिक्स कमज़ोर है उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता है, मैथमेटिकल रीजनिंग पूछी जाती है। बस कुछ ही चैप्टर से आपका काम हो जाएगा, और उसके लिए भी आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक। तो संप्रेषण से अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ से आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से कितना भी मेहनत कर लेंगे, कितना भी पढ़ लेंगे, आप देखेंगे कि बाय द वे अगर तुक्का लग गया तो बात अलग है ना, लेकिन अगर एग्जैक्ट कॉन्फिडेंस वाली बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन सही कर सकते हैं 5 में से। रिसर्च में से भी वही हाल है, 2 से 3 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं 5 में से, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और आप एकदम कॉन्फिडेंट हैं तो। हाँ, अगर मान लीजिए भाई 2 ही 3 क्वेश्चन की बात है, अगर वो दोनों भी तुक्का लग गया तो 5 सही हो गया ना। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट वाली जो कॉन्फिडेंस वाली बात है उस पर बात करें तो संप्रेषण से भी अगर हम देखेंगे तो उतने ही क्वेश्चन सही होने वाले हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। मान लीजिए इसमें 2 हो गया, इसमें 3 हो गया ना, आपकी किस्मत के ऊपर है, किसी में 4 भी हो गया ना, ठीक है। लेकिन आप इस पर कितना भी मेहनत कर लेंगे होने वाला यही है। लेकिन इस वाले सेक्शन पर अगर आप मेहनत करते हैं, अगर इस वाले सेक्शन पे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो इस वाले सेक्शन से आप आसानी से हर सेक्शन में 5 के 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ज़्यादा मेहनत आपको इसी वाले सेक्शन पे करवाया जाएगा और इसी वाले सेक्शन पे करना है। एक यूनिट आपका और बचा है जो है हायर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा सिस्टम या हायर एजुकेशन सिस्टम या उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली से भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन कैसा रहा है या हायर एजुकेशन का विकास कैसे हुआ है, और वर्तमान समय में हायर एजुकेशन में कौन कौन सी सुविधाएं हैं या हायर एजुकेशन किस तरीके से दी जा रही है। जैसे अभी अगर इस साल की बात करें तो पिछले साल से ही आपके हायर एजुकेशन में
बहुत बड़ा परिवर्तन आया है हमारे यहाँ यानी जौनपुर में। अब हम लोग यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेमेस्टर प्रणाली के अंदर बीए, बीएससी या बीकॉम के कोर्सेज को पढ़ रहे हैं। हालांकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और स्टेट में या और विश्वविद्यालयों में पहले से लागू है, लेकिन यहाँ पर अभी फर्स्ट टाइम लागू हुआ है। तो इस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा उपयोगी हैं, उन पे किन चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और आगे हमको किस तरीके से बदलाव करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में हायर एजुकेशन सिस्टम प्रणाली या हायर एजुकेशन सिस्टम या उच्च शिक्षा प्रणाली किस तरीके से कार्य करती है। तो अगर आप अब देखेंगे टोटल तो 4 सेक्शन इधर है। यहाँ से भी आप थ्योरेटिकल पार्ट है तो पूरा तो रट नहीं पाएंगे भाई कि हाई कब कौन सा चीज़ लागू हुआ या कौन सी चीज़ें आई और किस तरीके से ये व्यवहार में काम कर रहा है। तो यहाँ से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो अब अगर हम देखें, अगर आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को तैयार किया है, इधर वाले पे बहुत मेहनत करके इसको अच्छे से तैयार कर लिया है, इधर जितना ज़रूरत है उतना मेहनत करके इसको भी बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है, तो अब अगर हम देखें तो मैक्सिमम नंबर आप क्वेश्चंस आपके कितने सही हो सकते हैं। अगर इसमें 3 मान लेते हैं, इसमें 2, तो 5 क्वेश्चंस हो गए। कितने हो गए? 5 क्वेश्चंस। और यहाँ पर मान लेते हैं 2, यहाँ पर मान लेते हैं 3, तो यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल यहाँ से हो गए आपके 10 क्वेश्चन। 4 यूनिट से आपके 10 क्वेश्चन भी हो गए, तो ठीक है, मतलब आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की और आप आराम से फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे और उसके साथ साथ आपका नेट भी हो जाएगा। इधर वाले सेक्शन पे अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 चौक 20 क्वेश्चन इधर से और प्लस 4 क्वेश्चन आपकी इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से जोड़ लें तो 20, 10, 30, 4, 34 क्वेश्चन। इतना काटने पीटने के बाद भी आप लोग 34 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अगर इस वाले सेक्शन में, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं, आपको पता है कि नेट के एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग या ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता है, तो इस वाले सेक्शन में बाकी बचे हुए क्वेश्चन में अगर आप तुक्का भी मारते हैं या फिर थोड़ा बहुत जो पढ़े हुए हैं अपनी समझ से भी लगाते हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है और 20 में से आपने 10 ही जोड़ा है। अगर 1, 2, 3 क्वेश्चन और सही हो जाता है तो आपके 36, 37, 38 क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएंगे। और इतना फर्स्ट पेपर में बहुत है, इतना कह सकते हैं कि जनरली किसी का सही नहीं होता है। ठीक, तो आप आराम से 35 प्लस क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में स्कोर कर सकते हैं। तो जो चीज़ें बताई गई हैं इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि किस्मत सही नहीं होती है या फिर हम लोग मेहनत करते हैं लेकिन तो कह सकते हैं सफल नहीं हो पाते हैं। तो किसी व्यक्ति ने कहा है कि फेलोर ओनली इंडिकेट्स हाफ हार्टेड एफर्ट टुवार्ड्स द सक्सेस। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर आप असफल हैं, यानी कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। अगर आप असफल हैं तो इसमें केवल और केवल आपकी कमी है, क्योंकि आपने सफल होने के लिए जो आपकी कैपेसिटी थी आपने उतने पूरी कैपेसिटी या पूरी योग्यता का इस्तेमाल नहीं किया, या सफलता का प्रयत्न आपने पूरे मन से नहीं किया। ये नहीं कहते कि आप सब पढ़िए, आपकी जितनी क्षमता है आप अपनी पूरी क्षमता लगा दीजिए, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और जल्द ही हम लोग ये सीरीज स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट पेपर का, उसके बाद फिर सेकेंड पेपर का, और समय मिलते ही जैसे ही हम लोग प्लान बनाएंगे तो फर्स्ट और सेकेंड पेपर दोनों साथ साथ चलेगा और दोनों पेपर पे हम लोग बेहतरीन तरीके से एक नई रणनीति के साथ और एक नए प्लान के साथ, सिस्टमेटिक प्लान के साथ इस पे काम करने वाले हैं, जो मैक्सिमम 5 या 6 महीने का प्लान होगा, ताकि दिसंबर में आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें हम सभी लोगों का नेट या जेआरएफ आप लोगों का आसानी से क्वालिफाई हो जाए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहले लेक्चर के साथ और पहले टॉपिक के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और कॉन्फिडेंस रहिए, यानी कि अपने अंदर ओज को भरे रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।